नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 24 के साथ में। और टॉपिक जो हमने है वही है हमारा कॉलम मैचिंग, और जिसका आज हम करेंगे सेट नंबर 4। तो दोस्तों, रूल वही है कि दो कॉलम आपको दिए होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 वाले मैच करेंगे कॉलम 2 से, बस आपको देखना है, फाइंड आउट करना है। और दोस्तों, इस क्लास में मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं लिए हैं, बगैर ऑप्शन के सोल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम दोस्तों ऑप्शन के बगैर सोल्व करने की, कि हमें ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, हम डायरेक्ट अपनी तरफ से आंसर बनाएं और फिर ऑप्शन में हमें ऑप्शन ढूंढना पड़े। मेरा मेन मोटिव ये है कि हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़े कि हमारा आंसर कौन सा है। बस इसी सोच के साथ में मैंने नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन लिए उनके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो चलिए, हम अपने ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, एक बार 6 के 6 जो वाक्य दिए हुए, एक बार उनको पढ़िए, अपनी तरफ से मार्क करिए कि कौन सा जो संबंध है, कौन से दो वाक्यों का संबंध है, वो कैसे हो सकता है, अपनी तरफ से फाइंड आउट कीजिए। फिर हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए, अब हम साथ मिलकर देखते हैं। पराधीनता न केवल व्यक्ति का अपितु समाज और राष्ट्र का पूरा पतन होता है। पराधीनता से न केवल व्यक्ति का अपितु समाज और राष्ट्र का पूरा पतन होता है। इसे हम अपने देश की पराधीनता के इतिहास को देखकर समझ सकते हैं। हमारा देश कई शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहा है। पराधीन दोस्तों, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो पर प्लस में आधीन। पर का मीनिंग होता है दोस्तों दूसरा, और अधीन का मतलब होता है उनके अंडर में रहना, उनके अंडर काम करना। जैसे हमारा देश गुलाम, इसका अगर सही शब्द अगर हम लिखें तो दोस्तों इसका शब्द है गुलाम। कि गुलामी न केवल व्यक्ति का अपितु समाज और राष्ट्र का, गुलामी से इनका पतन होता है। और इसे हम अपने देश की गुलामी के इतिहास को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कई शताब्दियों तक विदेशी कॉलोनियों का हमारा देश गुलाम रहा है, दूसरे उसकी पराधीनता के अंडर रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए कि इस पहले वाले में ऑप्शन कौन सा आएगा आपका। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, पहले वाला ऑप्शन पढ़ते हैं कि पहले वाला जो डी दिया है, ए के साथ अगर हम, चलो हम यहाँ नीचे अपने ऑप्शन भी लिख लेते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इनके साथ दोस्तों कौन कौन से आपके वाक्य मैच करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, और इधर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, डी है, ई है और आपका एफ है। इसी तरह यहाँ भी डी है, यहाँ भी ई है, यहाँ एफ है, डी है, ई है और एफ है। अब इनमें से दोस्तों हम देखेंगे कि ए के साथ कौन से वाला वाक्य मैच करेगा। चलिए पढ़ते हैं कि हमारा देश कई शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहा है, क्योंकि हमारा तन मन पराधीनता से जकड़ चुका है। हम आज़ादी या स्वाधीनता का पूरा और सही अर्थ न समझ सकने के कारण आज भी गुलामी की मानसिकता के लिए स्वाधीन होने का झूठा गर्व और अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कर रहे आना चाहिए था, मुझसे मिस्टेक हो गई। इसको यहाँ से कट करके कर रहे हैं। तो क्या ए के साथ डी आएगा कि पराधीनता न केवल व्यक्ति का अपितु समाज और राष्ट्र का पूरा पतन होता है। इसे हम अपने देश की पराधीनता के इतिहास को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कई शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहा है।
क्योंकि हमारा तन मन पराधीनता से जकड़ चुका है। ऐसी कोई कंडीशन बता रहा है कि पराधीनता से क्या हमारे दिमाग पर असर हुआ? दोस्तों कुछ ऐसा कह रहा नहीं, यहाँ सिर्फ पराधीनता के बारे में बता रहा है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, और ये इसके बाद की दशा बता रहा है। भाई दशा तो बाद में आएगी, ठीक है, लेकिन एक बार पराधीनता, क्योंकि देखो यहाँ पर कोमा दिया है, अगर यहाँ पर कोमा दिया तो अभी भी पराधीनता के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन और हो रहा होगा। तो डी तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि डी में तो पराधीनता के बाद की कंडीशन बताई गई है कि हम आज़ादी और स्वाधीनता का पूरा अर्थ नहीं समझ सकने के कारण आज भी गुलामी की मानसिकता के लिए स्वाधीन होने का झूठा गर्व और अनुभव कर रहे हैं। तो ये तो डी तो आएगा ही नहीं। अब बी ई वाला देखिए कि जिससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से पिछड़ रहे हैं, अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा पतन हो रहा है। पराधीन रहा है उसके बिहाफ पर अगर हम देखें तो हमारा देश कई शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहा है, जिससे किससे? पराधीन होने की वजह से, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से पिछड़ रहे हैं, अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा पतन होता रहा है। तो ए के साथ जो आपका ऑप्शन है वो आपका ई मैच कर रहा है, एफ बी नहीं आएगा। ठीक है, अब बी के साथ देखिए कि बी में क्या आएगा कि तोड़फोड़, लूटमार, हाय हत्या, डकैती, चोरी, कालाबाजारी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि न जाने कितने प्रकार के अनैतिक कार्यों, ई तो हमारा हो गया अनैतिक कार्यों, क्योंकि हमारा पतन नहीं, तो इसका मतलब बी में डी भी नहीं आएगा। ई हमारा ऑलरेडी हो ही चुका है, तो क्या आएगा? बी में एफ ही आएगा कि तोड़फोड़, लूटमार, हाय हत्या, डकैती, चोरी, कालाबाजारी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि न जाने कितने प्रकार के अनैतिक कार्यों को बेहिचके अपनाते हुए अपनी अमानवता का परिचय देकर हम समाज और राष्ट्र को पथभ्रष्ट किया करते हैं। इस प्रकार से हम पराधीनता के स्वरूप और प्रभावों को देख और समझ रहे हैं। ठीक है, ए के साथ आपका ई ऑप्शन है, बी के साथ एफ ऑप्शन है। क्या दोस्तों सी के साथ आपका डी आ रहा है या नहीं? पढ़ के देखते हैं एक बार। आज हम स्वाधीन होकर भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल चुके हैं। आज हम अपने राष्ट्र में रहकर भी अपने राष्ट्र से कोसों दूर हैं। यहाँ कोमा है, और वो कोसों दूर क्यों हैं? हम अपने राष्ट्र में रहकर भी अपने राष्ट्र से कोसों दूर है क्योंकि हमारा तन मन पराधीनता से जकड़ चुका है। जब भी एक इंसान की भावना अपनी राष्ट्रीयता की भावना से, उसके दिमाग की जो भावना है वो दूर होगी, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि उसने अभी भी अपने आप को दूसरी कॉलोनी के, दूसरे जो आक्रांताएं हैं जिन्होंने किसी भी देश पर आक्रमण किया है, उनके अधीन होकर अभी भी काम कर रहे हैं। उनको अपने दिमाग को उन्होंने इस तरह से कर लिया है कि वो उनका दिमाग आज भी ये सोच रहा है कि हम अभी भी विदेशियों के गुलामी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तभी होगी कि आज हम स्वाधीन होकर भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल चुके हैं। आज हम अपने राष्ट्र में रहकर भी अपने राष्ट्र से दूर हैं, कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारा तन मन पराधीनता से जकड़ चुका है। हम आज़ादी या स्वाधीनता का पूरा और सही अर्थ न समझने के कारण आज भी मानसिक गुलामी की मानसिकता के लिए स्वाधीन होने का झूठा गर्व और अनुभव कर रहे हैं। तो सी के साथ बिल्कुल दोस्तों आपका डी आएगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आ रहा है, ए के साथ ई है, बी के साथ दोस्तों आपका एफ है, और सी के साथ आपका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें किस तरह से, अब हमें ऑप्शन से देखकर इनको सोल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन भी खुद ही बनाने हैं और उन्हें कट भी खुद ही करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पढ़िए एक बार दोस्तों, टाइम लीजिए, कोशिश करेंगे इनको साथ मिलकर सॉल्व करें। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं एक साथ मिलकर कि सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए हैं। इससे आज चारों ओर भेदभाव, नफरत, कटुता का जहर फैलता जा रहा है। इसी तरह हम ऑप्शन बना के रखेंगे ए, बी, सी, और
ए के ऑप्शन वही है, डी है, ई है और एफ है। इसी तरह बी के भी डी ई एफ और इसी तरह सी के साथ भी डी ई एफ। चलिए एक बार ए वाला पढ़ते हैं कि सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए हैं, इससे चारों ओर भेदभाव, नफरत, कटुता का जहर फैलता जा रहा है। डी वाला अगर देखें, दूसरे को नहीं, इस प्रकार से सांप्रदायिकता का अर्थ हुआ एक पंथ, एक मत, एक धर्म या एक वाद। न केवल हमारे देश की अपितु विश्व के अनेक देश भी सांप्रदायिक हैं। कटुता का जहर फैलता जा रहा है, दूसरे को नहीं, इसका मतलब डी तो यहां आएगा ही नहीं। ई वाला देखिए, ई वाले में क्या लिखा है कि अतएव हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह कहीं किसी तरह से फैले ही नहीं। हमें ऐसे भाव पैदा करना चाहिए कि जो इसको कुचल सकें, सांप्रदायिकता की भावना को, मतलब सॉरी कटुता की भावना को। क्या ई आएगा दोस्तों इसके साथ में? मुझे तो नहीं लग रहा। एक बार एफ वाला ही पढ़ते हैं। एफ वाला क्या लिखा है कि सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति असद्भावों को पहुंचाता है। कि सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए हैं, इससे आज चारों ओर भेदभाव, नफरत और कटुता का जहर फैलता जा रहा है। सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, अब दोस्तों देखिए यहां पर अगर जहर फैलता जा रहा है तो उस जहर का कोई ना कोई इंसान शिकार भी हो रहा होगा, इसीलिए यहां पर लिखा गया कि सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना हुई है जिससे वो उसका जो जनजीवन है, जो उसकी भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति असद्भावों को पहुंचाता है। तो ए के साथ ई भी नहीं आएगा, ए के साथ दोस्तों आपका ऑप्शन आएगा एफ। अब बी वाला देखिए, बी वाले में क्या लिखा हुआ है कि सांप्रदायिकता मानवता के नाम पर कलंक है। यदि इस पर यथाशीघ्र विजय नहीं पाई गई तो यह किसी को भी समाप्त करने के बाज में नहीं आएगा। यह किसी के भी, अच्छा दोस्तों किसी को भी, हाँ ठीक है, लिखा हुआ सही लिखा हुआ है कि किसी को भी समाप्त करने से, कि ये जो कलंक है, जो सांप्रदायिकता का जो कलंक है, ये हर एक इंसान को मिटाकर छोड़ता है, क्योंकि सांप्रदायिकता चीज ही बहुत गंदी होती है। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है कि सांप्रदायिकता मानवता के नाम पर कलंक है। यदि इस पर यथाशीघ्र विजय नहीं पाई गई तो किसी को भी समाप्त करने से यह बाज नहीं आएगा। ठीक है, अब डी वाला देखिए कि दूसरे को नहीं, बाज नहीं आएगा, दूसरे को नहीं। दोस्तों इस वाक्य से एक बात का तो पता चल रहा है कि इससे पहले कहीं ना कहीं कोमा जरूर दिया होगा, कि कोमे के साथ में कुछ कि भाई सिर्फ इसी को नहीं, सिर्फ इसी को करता है, दूसरे को नहीं। तो क्या इसमें है कोमा? यहाँ लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं क्या ये इसके साथ आएगा, नहीं आएगा। एक बार बी वाला ही पढ़ते हैं। बी वाले में क्या ई वाला ऐड होगा? तो समाप्त करने से बाज नहीं आएगा। अतएव हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह कहीं किसी तरह से फैले ही नहीं। हमें ऐसे भाव पैदा करने चाहिए जो इसको कुचल सकें। तो इसका मतलब बी के साथ है वो ई आएगा, एफ तो यहाँ आ नहीं सकता, अब डी यहाँ आएगा नहीं, तो बी के साथ जो ऑप्शन है वो आपका ई है। और अब देखेंगे क्या सी के साथ डी आएगा या नहीं। अब सी वाला भी देखिए कि संप्रदाय का अर्थ है विशेष रूप से देने योग्य, सामान्य रूप से नहीं, अर्थात हिंदू मतावलंबी के घर में जन्म लेने वाले बालक को हिंदू धर्म की ही शिक्षा मिल सकती है, दूसरे की नहीं। मतलब कि सिर्फ हिंदू के बच्चे को शिक्षा मिल सकती है, दूसरे को नहीं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता का अर्थ हुआ एक पंथ, एक मत, एक धर्म, एक वाद। न केवल हमारे देश की ही अपितु विश्व के अनेक देश भी सांप्रदायिक हैं। बिल्कुल सी के साथ आपका डी आ रहा है। तो ए के साथ आपका ऑप्शन एफ आ रहा है, बी के साथ आपका ई आ रहा है और डी के साथ में आपका सी ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। पढ़िए एक बार, समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं एक साथ मिलकर। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीजें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। ऐसी हर एक इंसान की जिंदगी में एक बार सोच बन ही जाती है। अब कितना सत्य है कितना झूठ है हम उस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बताया गया है कि हर एक इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है। उसी तरह हम मार्क कर लेंगे कि ए के साथ डी आएगा या ई आएगा या एफ आएगा, बी के साथ डी आएगा या ई आएगा या एफ आएगा, और उसी तरह सी के साथ डी, ई और एफ। देखिए एक बार, कि वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। मैं अपने अच्छे कर्मों को याद कर उन्हें स्वयं को उत्साहित कर, मैं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि गलत ही लगेगा। लगेगा कि तुरंत जस्ट बाद में नहीं होगा, डी तो होगा नहीं। अब बी ई वाला देखिए कि वह कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। क्या ई आ सकता है? लग तो रहा है। अब एफ वाला देखिए कि सामने वाले कि वह कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं और निराशा में डुबो देते हैं। दोस्तों क्या आ सकता है? बी भी लग रहा है, ए के साथ ई भी लग रहा है और एफ भी लग रहा है। क्या आना चाहिए? हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीजें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को वह गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी नहीं। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती। हाँ दोस्तों, इसकी सारी चीजें विरोध में है। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। ऐसे में जब उसको ये किसी भी इंसान को, जैसे अभी हमारा टेंशन का दौर है, जो एंजाइटी का दौर है, जो डिप्रेशन का जो दौर चल रहा है, बहुत सारे साथियों के साथ चल रहा होगा कि इस टेंशन में है कि पता नहीं एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा हर एक स्टेप जो भी मैं चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ जा रहा है। तो ऐसे समय में क्या होने लगता है? आप खुद पे सोच के देखिए कि ऐसे समय में आप तुम्हारे खुद के साथ क्या होने लगता है। दोस्तों बिल्कुल सही लिखा कि ऐसे में उनका मनोबल डगमगाने लगता है। इंसान का खुद से भरोसा उठने लगता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, अगर कोई आपके कान में आकर हल्का से बोले कि तू ये कर सकता है, अगर दोस्तों आपके कान में कोई एकदम चुपचाप आकर एक बात बोले, कोई अनजान इंसान जिसे आप जानते नहीं हैं, वो इंसान आपके कान में एक बात आकर बोले कि मैंने तुम्हें ये सब चीज करते हुए देखा, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, बस थोड़ी सी स्फूर्ति के साथ में थोड़ी सी मेहनत और करो, ये काम आपका हो जाएगा। इससे हमें क्या होता है? इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा भी उसे उत्साहित कर देती है। ए के साथ एफ नहीं, ई ही आएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों सिचुएशन की बात कर रहा है और सिचुएशन वहां उसने बता दी है कि आप उस दौर में जी रहे हैं जब सारी चीजें आपको अपने विरोध में लगने लगती हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो भी सामने वाले को वो चीज गलत ही लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका मनोबल डगमगाने लगता है और उस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा भी आपको उत्साहित कर ही जाएगी।
कर देती नहीं, कर ही जाएगी। अब दोस्तों बी वाला देखिए कि बी वाले में क्या लिखा हुआ है। बी वाला ऑप्शन देखिए, हताशा, निराशा, असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। दोस्तों देखिए, एक बार दोबारा पढ़िए। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। मैं अपने अच्छे कर्मों को याद कर नहीं। दोस्तों ई तो आपका हो ही गया, तो ई तो आप यहां से कट कर दीजिए, क्योंकि ई तो ए के साथ ई वाला जो ऑप्शन है वो तो मार्क हो ही गया। बी में देखिए, बी में क्या आ सकता है। जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। मैं अच्छे कर्मों को याद कर उत्साहित हो, पुनर्ऊर्जा प्राप्त कर हर संभव करने के लिए ऐसी कोशिश हारने नहीं करते। नहीं दोस्तों, बी के साथ डी तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। क्या एफ हो रहा है? जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे असफलता ही मिलेगी। नहीं, तो क्या इसका मतलब बी के साथ कोई ऑप्शन नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब सी में बचा दोस्तों डी और आपका एफ। एक बार सी वाला पढ़िए कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर अपनी ही शक्ति पर अविश्वास होने लगता है। वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे असफलता ही मिलेगी। कब होगी? जब दोस्तों उसका अविश्वास होने लगता है। जो बात यहाँ थी मनोबल डगमगाने वाली बात, ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं और निराशा में डुबो देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से ही पता चल गया, अविश्वास की बात यहाँ हो रही है, सेम अविश्वास की बात यहाँ हो रही है। तो सी के साथ दोस्तों आपका एफ आएगा और डी किसी के साथ भी नहीं आएगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ओनली ए के साथ ई एंड सी के साथ एफ। दोस्तों एक बात का और ध्यान करना कि आपके पास ऑप्शन एक तो एंड लिखा होगा, एक और लिखा होगा। अगर हम हिंदी में बोलें तो और दूसरा ऑप्शन या। दोस्तों ये दो ऑप्शन आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो या का जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, या वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा जहां पे आपकी आइदर और की सिचुएशन बन रही हो, आइदर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये। लेकिन हमारी यहां पर सिचुएशन बन रही है इन दोनों को ऐड होकर आएगा। तो ऐड का जो ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका ऐसा आएगा कि ए एंड बी, कि ए तो आएगा ही आएगा और उसके साथ में आपका बी भी आएगा। इसी तरह होता है दोस्तों एंड का। ठीक है, तो यहां जो आपका ऑप्शन आ रहा है ए के साथ ई आ रहा है और सी के साथ एफ आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, पढ़िए दोस्तों, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, उसी तरह मेरी जैसे मैंने ऑप्शन बनाए उसी तरह मार्क कर लीजिए, बनाइए अपनी कॉपी पर। बस आप ऑप्शन बना लीजिए दोस्तों। शायद आपने पढ़ा होगा, चलिए देखते हैं। ए के साथ चलो पहले ऑप्शन ही बना लेते हैं। ए के साथ डी ई और एफ, बी के साथ भी डी ई एफ और सी के साथ में भी डी ई और एफ। चलिए पढ़िए एक बार कि आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर चलेंगे।
हमारा ध्येय क्या है? संभवतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए भी सारे संसार के लिए सुख शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आत्मवाद का। एक के साथ डी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अहिंसा की बात कर रहा है, ऐसी कोई यहाँ बात ही नहीं हो रही है। हमारे पैर ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। विचार कर देखा जाए, ये वाला ऑप्शन देखिए कि विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य कालों एवं स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों एवं धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व और सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है नहीं। क्या एफ है? देखते हैं वो भी एक बार। संभवतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। प्रे और श्रेय से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रे आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका परिणाम, अंतिम परिणाम अहितकर ही होता है। क्या दोस्तों ए के साथ एफ आएगा? कनेक्ट होगा कैसे भी? दोबारा पढ़ेंगे एक बार कि आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर चलेंगे। हमारा ध्येय क्या? अच्छा, हमारा ध्येय क्या है? हमें श्रेय लेना है या दूसरों को श्रेय देना है? ये सिचुएशन है कि हमें श्रेय लेना है या देना है। ऐसी संभवतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। प्रे और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है कि हमें खुद ऐसा काम करना है कि दूसरे लोग हमारी बड़ाई करें, हम किसी की बड़ाई ना करें। हमें खुद ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमारे बारे में बोले, क्योंकि श्रेय ही हितकर है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। ये जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों उनका ये मानना है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या जब हम खुद की मदद करते हैं तब भगवान हमारी मदद करता है। इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की परेशानियों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी हमें देख रहे होते हैं और वो हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी परेशानियों से हमें भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ए के साथ में दोस्तों आपका एफ आएगा। बिल्कुल करेक्ट है कि श्रेय, प्रे और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय हितकर है, भले ही वह कठिन है, श्रम साध्य है, मतलब उसके लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिनता आएगी मार्ग में। इसके विपरीत प्रे आरंभ में भले ही आकर्षक लगे, दिखाई दे, लेकिन उसका परिणाम अहितकर ही होता है। जब दोस्तों आप खुद कोई काम नहीं करते, सिर्फ दूसरों को बहुत उत्साहित करते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए हितकर होता है ना, कि कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई इंसान आपको आकर ये बोल सकता है कि आप खुद भी कुछ कर लीजिए। सिर्फ दूसरों की बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी कुछ करना होगा। तो ए का करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल एफ आएगा। तो बी में तो एफ आना नहीं चाहिए, सी से एफ को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अब बी वाला पढ़िए। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद, गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकतावाद के। अब भौतिकतावाद की कहीं जिक्र हुआ था, कहाँ था? ये देखें, विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य कालों और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व और सिद्धांत में समाविष्ट हो जाते हैं। केवल भौतिकतावाद ही इनसे अलग है। तो बी के साथ डी नहीं आएगा, बी के साथ आपका ऑप्शन ई आएगा। तो ई यहाँ से भी आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए क्या सी के साथ डी आएगा या नहीं आएगा। यद्यपि महात्मा गांधी जी ने बार बार कहा है कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं, और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया है। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार की सुख शांति के लिए एक ही रास्ता है दोस्तों, वह है गांधी जी द्वारा बताया गया अहिंसा का रास्ता और आत्मवाद का रास्ता।
अपने आप से इंसान खुश रहना सीख ले। लोगों की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये हो रही है कि लोग खुद से नाराज हुए फिरते हैं। ठीक है, तो सी के साथ बिल्कुल दोस्तों आपका डी आएगा। तो ए के साथ आपका एफ, कोमा बी के साथ आपका ई, कोमा सी के साथ आपका डी। अब दोस्तों आप इनके ऑप्शन किसी तरह भी बना सकते थे, ओनली सी डी, ओनली ए के साथ एफ और सी और डी। तो ऑप्शन तो दोस्तों आप कैसे भी बना सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यह है कि अगर आपको ऑप्शन भी नहीं दिए गए हों या ऑप्शन अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ आप सेंटेंस पढ़िए और यहां से मैचिंग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, पढ़िए दोस्तों एक बार। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। ये वाला पढ़ते हैं कि समाज एक ऐसी इकाई है जिसमें व्यक्तिगत भेद है, मगर ये भेद अपनी अंतिम परिणति में ही स्वतः ही एकाकर हो जाते हैं। अंतिम परिणति क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी इकाई है जिनमें व्यक्तिगत भेद है, मगर ये भेद अपनी अंतिम परिणति में ही स्वतः ही एकाकर हो जाते हैं। अब दोस्तों इसका सीधा सीधा संबंध अगर आप समझ पा रहे हैं, इस चीज को आप पकड़ पा रहे हैं, तो इसका संबंध सिर्फ एक ही बात से है कि इंसान आपस में बांटता रहता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर। ठीक है, वो बांट देता है, उनके अंदर व्यक्तिगत भेद हैं, उनके भेदभाव हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इंसान मृत्युशैया पर आता है, उसकी अंतिम यात्रा में लोग ये सब चीजें भूलकर स्वतः ही अपने आप ही एकाकर हो जाते हैं। उसकी अंतिम यात्रा में लोग उसको शमशान भूमि तक छोड़ने जरूर जाते हैं। यहां राइटर का कहना ये है, समाज में एक ऐसी इकाई है जिसमें व्यक्तिगत भेद हैं, ठीक है, मगर ये भेद अपनी अंतिम परिणति में ही स्वतः ही एकाकार हो जाते हैं, कि वो एक आकार में आ जाते हैं। जो एक आकार लिखा हुआ ना दोस्तों, अगर हम इसका छंदी विच्छेद करें तो इसका आएगा एक प्लस में आकार, कि वो एक ही आकार में आ जाते हैं। वहां पर वो सिर्फ मानवता दिखाने लगते हैं। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही हैं और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे हैं जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मा ही नहीं कर्मणा श्रेष्ठ और अधम समझते थे। क्या ये आएगा? बताइए दोस्तों, एक बार पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन आ सकता है। मनुष्य स्वतः ही अंतिम परिणति में स्वतः ही एकाकार हो जाते हैं। ठीक, हमने डी पढ़ लिया। एक सामान्य कल्याण भावना के में स्वार्थ का समर्पण हो जाता है और परमार्थ का अभ्युदय होता है, जो परम अर्थ भी है। यह एक बार एफ वाला पढ़िए कि वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्णकाल कहते थे या नहीं, यह हम नहीं जानते, क्योंकि उनके समय में ही स्वर्णकाल के समान अवश्य दिखाई देता है। उनका समय हमें स्वर्णकाल के समान अवश्य दिखाई देता है, जब वैदिक आर्य का जब युग था तब। दोस्तों एक चीज देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ था कि बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही हैं और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में उत्पन्न हुए लोग उत्पन्न होते आ रहे हैं, जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मा ही नहीं कर्मणा, जो इंसान को जन्म से बड़ा नहीं मानते थे, इंसान को कर्म से बड़ा मानते थे।
और धर्म से बड़ा नहीं मानते थे वो, कि धर्म बड़ा है तो वो इंसान बड़ा होगा। नहीं दोस्तों, यही बात बिल्कुल ए के साथ दोस्तों आपका डी आएगा। क्योंकि एक चीज देखिए कि ये सब बातें किसने की, ये सब बातें महात्मा बुद्ध ने की हैं कि समाज एक ऐसी इकाई है जिसमें व्यक्तिगत भेद है, लेकिन मगर ये भेद अपनी अंतिम परिणति में स्वतः ही एक आकार हो जाते हैं। और यही सारी बातें बुद्ध की बातें थी। तो डी आपका आ गया, तो डी यहां नहीं आएगा और डी यहां भी नहीं आएगा। अब बी वाला देखिए कि वैदिक युग भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। एक सामान्य कल्याण भावना में स्वार्थ का समर्पण होता नहीं। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्ण काल करते थे। बिल्कुल बी के साथ आपका दोस्तों एफ आएगा। अब सी देखिए कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने यह बताया कि मोक्ष केवल पुरुषों में निमित्त नहीं है, उनकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं। भिक्षुणी दोस्तों क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, भिक्षुक। याचक, मांगने वाला। अब दोस्तों भिक्षुक होता है जो भिक्षा लेने आए, और ये मोस्टली हमारा आपको पता है इंग्लिश में वो मस्कुलिन जेंडर को ज़्यादा करते हैं, मतलब पुल्लिंग को ज़्यादा मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ पुल्लिंग को देखकर ही वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन भिक्षुणी होता है भिक्षुक का जो विपरीत जो शब्द होता है, या फिर ये कह लीजिए ये मेल के लिए भिक्षुक यूज होता है और फीमेल के लिए आपका भिक्षुणी शब्द यूज होता है। कि नारियों में भिक्षुणी होने का अधिकार उन्हें देकर उन्होंने यह बताया कि मोक्ष केवल पुरुषों में ही के ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों क्या हमने ए का ऑप्शन डी गलत तो नहीं कर दिया? क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं, एक सामान्य कल्याण भावना में स्वार्थ का समर्पण हो जाता है और परमार्थ का अभुद्य होता है, जो परम अर्थ भी है। दोस्तों अगर हम देखें तो मुझे सी के साथ डी ज्यादा लग रहा है। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने यह बताया कि मोक्ष केवल पुरुषों के लिए निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद आ रही हैं बुद्ध के समय से। दोस्तों सी के साथ भी मुझे डी लग रहा है। ये ई नहीं आ रहा कि एक सामान्य कल्याण भावना के स्वार्थ का समर्पण, एक सामान्य कल्याण भावना में स्वार्थ का समर्पण हो जाता है और परमार्थ का अभुद्य होता है, जो परम अर्थ भी है। स्वार्थ परमार्थ की बात कहां हो गई? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बी के साथ एफ आएगा और यहां पे आपका ऑप्शन जो डी जो ऑप्शन है, आइदर जो ये आपका ए के साथ और सी के साथ आएगा। इन दोनों में से किसी के साथ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों बातें अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के विचारों को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी के साथ एफ और डी के साथ आइदर ए
और सी। सिक्स्थ वाला देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, इस तरह भी आपको ऑप्शन में आइदर और का जो ऑप्शन है वो आपको मिल सकता है। तो ऐसे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप अपना जो आप निचोड़ निकालना चाहते हैं वाक्य से वो आप निकाल पाएं और आपके वाक्य गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज की और समाज को अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य की जरूरत होती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य अकेला था, जिसके लिए समाज और परिवार का होना आवश्यक है नहीं, तो स्वयं को जीव जंतुओं से बचाने के लिए झुंड में रहना आरंभ किया। हाँ, प्राचीन काल में, बिल्कुल। ए के साथ आपका ई करेक्ट है कि प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये झुंड परिवार में बदले और परिवारों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास करना शुरू किया, तब जाके हमारे समाज का निर्माण हुआ। बिल्कुल, ए के साथ आपका ई ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए। अरे यहाँ पर मनुष्य में रह गया दोस्तों। मनुष्य पृथ्वी पे आया तो अकेला था, परंतु यहाँ पर अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था। एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ी कोमा मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्बाध समय में ही रहकर कर सकता था नहीं। एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए समाज और परिवार का होना आवश्यक हुआ, और फिर परिवार से समाज, समाज से शहर, शहर और राष्ट्र का निर्माण हुआ। बी के साथ डी। अब सी वाला देखिए। यदि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम उसे उस समाज के नाम से संबोधित किया जाता है जिसका वो हिस्सा होता है। अब दोस्तों देखो, समाज की बात यहां हो रही थी कि कहीं कहां हो रही थी। मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वाह समाज में ही रहकर कर सकता है। यदि समाज न हो तो फिर इन अधिकारों और कर्तव्यों का क्या ही मतलब है। तो सी के साथ एफ, ए के साथ ई दोस्तों, बी के साथ आपका ऑप्शन डी और सी के साथ आपका ऑप्शन एफ। नेक्स्ट वाला देखिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि वर्तमान में मनुष्य का दृष्टि, अरे यार आज तो बहुत गलतियां हो रही हैं दोस्तों, टाइप करने में गलतियां हो जाती हैं, क्षमा कीजिए। कि वर्तमान में मनुष्य का दृष्टिकोण समाज को लेकर बदल गया है। अब उसके लिए समाज का अर्थ सिर्फ उस क्षेत्रफल तक सीमित, अरे यार, उस क्षेत्रफल तक सीमित हो गया है। अतः समाज और मानव सिक्के के दो पहलू हैं नहीं। हालांकि यह सर्वविदित है कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, परंतु वर्तमान में समाज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हाँ बिल्कुल, ए के साथ आपका ई आ सकता है। क्या एफ भी आएगा? कि वर्तमान में मनुष्य का दृष्टिकोण समाज को लेकर बदल गया है। अब उसके लिए समाज का अर्थ उस क्षेत्रफल तक सीमित हो गया है। मनुष्य का शरीर तो नाशवान है, परंतु समाज हमेशा जीवित रहता है। उन गौरव गाथाओं के परिचय के रूप में भी उसके अस्तित्व की पहचान को परिलक्षित करती है। ए के साथ ई और एफ एक बार सारे पढ़ते हैं दोस्तों। समाज मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति करता है, मतलब उसको प्रकट करता है। अरे यार बहुत गलतियां हो रखी दोस्तों, बहुत सारी गलतियां। और ये समाज ही तो है जो आदिकाल से मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोषक रहा है। दोस्तों उद्घोषक होता है घोषणा करने वाला। जैसे जो गांव में मुनादी करते हैं जो लोग, जो घोषणा करते हैं किसी भी चीज की, पुराने समय में वो होता था कि
आपने फिल्मों में भी देखा होगा या फिर सीरियल में भी देखा होगा कि वो एक इंसान आता था बड़ा सा ढोल लेके, वो उसको ऐसे पीटता रहता था, सुनो 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 ऐसे करके जो होता था उसको उद्घोषक बोलते थे, कि राजा का ये आदेश हुआ है कि इन सब का पालन किया जाए। फिर वो बाद में भी ऐसे ढोल को पीटता हुआ चला जाता था, तो वो जो इंसान होता था उसे उद्घोषक बोलते थे। कि आदिकाल से मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोषक रहा है। अतः मानव और समाज और मानव दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक शरीर तो दूसरा आत्मा। तभी तो कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों बहुत सारी गलतियां हो गई मुझसे, अब इसमें पता नहीं कैसे क्या गलतियां हुई। दोस्तों जो भी ये गलतियां हैं ये आपकी वर्तनी शुद्धि गलतियां, दोस्तों आप इनका भी ध्यान रखिए। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं वर्तनी शुद्धि तो नहीं है, करनी है आपको। दोस्तों यहाँ करनी पड़ रही है, तो आपके एक पंथ से दोस्तों आपके दो काज हो रहे हैं कि आप कॉलम मैचिंग भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में दोस्तों आप वर्तनी शुद्धिकरण भी देख रहे हैं। जैसे यहां सीमित था और यहां देखिए दोस्तों, यहाँ की ऐसे आना था, यहाँ भी की इसमें छोटी की मात्रा आनी थी, यहाँ पर बड़ी की लगी हुई थी। तो दोस्तों आपका एक पंथ दो काज हो रहे हैं। यहाँ दोस्तों क्या आएगा आपका, समाज मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति करता है, और ये समाज ही तो है जो आदिकाल से मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोषक रहा है। अतः समाज और मानव, बिल्कुल दोस्तों यहाँ देखिए समाज की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, समाज की और मनुष्य की। अतः समाज और मानव दोनों एक सिक्कों के दो पहलू हैं, एक शरीर तो दूसरा आत्मा। तभी तो कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बी के साथ आपका डी आ गया, ठीक है। समाज मनुष्य के लिए वो प्रतिबिंब है जिसमें प्रत्येक दिवस में वो अपनी अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देखता है। मनुष्य का शरीर तो नाशवान है, परंतु समाज हमेशा जीवित रहता है। उन गौरव गाथाओं के परिचय के रूप में उसके अस्तित्व की पहचान को परिलक्षित करती है। उसके लिए समाज का अर्थ है सिर्फ उस क्षेत्रफल तक सीमित हो गया है। मनुष्य का शरीर तो नाशवान है, परंतु समाज हमेशा जीवित रहता है। ठीक है दोस्तों, ए के साथ आपका एफ आएगा और सी के साथ दोस्तों आपका ई आएगा कि समाज मनुष्य के लिए वो प्रतिबिंब है जिसमें प्रत्येक दिवस वो अपनी अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देखता है। हालांकि ये सर्वविदित है कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया, परंतु वर्तमान में समाज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो सी के साथ ई, बी के साथ डी और ए के साथ दोस्तों आपका एफ। नेक्स्ट वाला देखिए, कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप इनको सोल्व कर पाएं, और अगर वर्तनी शुद्धि कहीं होनी है तो दोस्तों वो भी मार्क करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र या सोशल मीडिया सभी जगह इनका नाम आता रहता है और सामाजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बेहतर कानून व्यवस्था जनमानस और अच्छे समाज अक्सर जहां भी कहीं राजनीति नहीं, यह एक जनमानस के लिए अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करता है। बेहतर कानून व्यवस्था और जनमानस के लिए और अच्छे समाज, यह एक जनमानस के लिए अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है। अच्छे समाज और अच्छा माहौल का निर्माण करती है, जो कि अति आवश्यक है। सामाजिक नागरिक के लिए कानून व्यवस्था का पालन हर जनमानस को करना चाहिए।
क्या ए के साथ आपका एफ आना चाहिए कि कानून एक ऐसा शब्द है जिससे आप अक्सर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया सभी जगह इनका नाम आता रहता है और सामाजिक तौर पर यह भी महत्वपूर्ण होता है। एक बेहतर कानून व्यवस्था जनमानस के लिए अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है, जो कि अति आवश्यक है। सामाजिक नागरिक के लिए इस कानून व्यवस्था का पालन हर जनमानस को करना चाहिए। बिल्कुल, ए के साथ आपका एफ आ गया। किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए, अपराधों पर रोक लगाने के लिए, जनमानस की सुरक्षा के लिए, जनमानस की दोस्तों यहाँ पर कोमा नहीं आना चाहिए, सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था एक मुख्य अंग है। यह जनमानस के लिए अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है। बी के साथ ई। अब देखिए, जनमानस सामान्य भाषा में सामान्य नागरिक, जिसके लिए कानून व्यवस्था सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण होती है। अक्सर जहां भी कहीं राजनीति और सामाजिक लड़ाई या फिर तनाव उत्पन्न होता तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता। मतलब किसी जगह, किसी क्षेत्र में अशांति या लड़ाई होना भी कानून व्यवस्था का संकट ही होता है। बिल्कुल, सी के साथ आपका डी आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा है कि इनको हम कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी। आज पृथ्वी पर प्रकृति का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता गया। नहीं कि जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान की शक्ल में हमारे सामने आता है और फिर लोग काल के गाल में समा जाते हैं। वो बोलते हैं ना, गर्त में समा जाते हैं, तो काल के गाल में वो लोग समा जाते हैं। क्या ए के साथ ई आना चाहिए कि आज पृथ्वी पर प्रकृति का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा आकलन किया जा रहा है। अगर दोस्तों आकलन की बात हो रही है तो भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा कि ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अगर ये तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। क्या एफ में ऐसा कुछ दिया कि अगले 50-100 सालों में, देखा दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं आकलन की बात कर रहा होगा तो वो फ्यूचर के बारे में नेक्स्ट वाक्य में बात करेगा ही करेगा कि ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अगले 50 से 100 साल में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन के लिए इस धरती पर कई मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होंगी। तो ए के साथ आपका ऑप्शन एफ आएगा। बी वाला देखिए कि प्रकृति किसी भी के साथ भेदभाव, अब देखिए दोस्तों, जैसे दो भेदभाव आ गए, ये आपको गलत होना था, ये वर्तनी शुद्धि है, और पक्षपात नहीं करती। इसके द्वार सबके लिए सामान्य रूप से खुले हैं। लेकिन अगर प्रकृति से जब हम छेड़छाड़, जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती और उसके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं तो, लेकिन जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तब उसका गुस्सा फूटता है और तब वो न जाने हमें अपने कैसे कैसे रूप दिखाते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड की जो प्राकृतिक आपदा जो आई थी दोस्तों, उससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि धार्मिक जगह पर जब अत्याचार लोगों का बढ़ता है, जब धर्म की हानि होने लगती है, तो दोस्तों प्रकृति अपना रूप, जब प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, प्रकृति के कानूनों से जब छेड़छाड़ होती है कि वहां पर अवैध वनों की कटाई चल रही होगी, तो प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब सी वाला देखिए, क्या सी के साथ डी आएगा? सूरज की तपती गर्मी को लगातार ग्रहण करने की वजह से आज हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चीज़ों के, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो दोस्तों उससे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो हमारे वातावरण के लिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे घातक
साबित हो रही है और आने वाले समय में और घातक साबित होगी। तो सी के साथ दोस्तों आपका डी आएगा। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इसका। कि मिट्टी के माध्यम से ही वनस्पति, अनाज और पेड़ पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, मिट्टी से ही। ऐसे में यदि जड़ दूषित होगी तो सामान्य सी बात है, अतः मानव की भूख शांत करने के लिए मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान नहीं। सामान्य सी बात है, इससे आगे भी कुछ दिया हुआ होगा, अतः तो नहीं आएगा। चाहे शहर हो या गांव, मिट्टी हर जगह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मिट्टी के बिना किसी भी शहर, गांव, रेगिस्तान इत्यादि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये भी नहीं आएगा। कि ऐसे में यदि जड़ दूषित होगी तो सामान्य सी बात है, उससे उत्पन्न होने वाली हर चीज भी दूषित होगी। देखिए दोस्तों, जड़ की यहाँ बात कर रहा है, और जड़ जिस मिट्टी में होगी और जिस मिट्टी में वो पौधा आपने लगाया तो उससे जो चीज जो उत्पन्न होगी वो भी दूषित ही, प्रदूषित ही उत्पन्न होगी। पर्यावरण के साथ ही मिट्टी प्रदूषण प्राणियों को भी अपूरणीय क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसकी कोई इंसान पूर्ति नहीं कर सकता। वो क्षति हमें मिट्टी की जो क्षमता जो कम हो रही है उससे हमें देखने को मिल रही है। तो ए के साथ दोस्तों आपका ऑप्शन आ रहा है एफ। बी वाला पढ़िए। हम सभी जानते हैं कि कृषि के बिना भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता और मिट्टी के बिना कृषि नहीं की जा सकती। अतः मानव की भूख शांत करने में भी मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। भोजन पकाने, ग्रहण करने के लिए मिट्टी के बर्तन ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। बिल्कुल यहाँ मिट्टी का ये प्रयोग बता रहा है, तो बी के साथ आपका डी आएगा। क्या सी के साथ आपका ई आएगा? एक बार पढ़कर देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पके भोजन कभी भी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और संपूर्ण पौष्टिक तत्व को मनुष्य ग्रहण करता है। चाहे शहर हो या गांव, मिट्टी हर जगह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मिट्टी के बिना किसी भी शहर, गांव, रेगिस्तान इत्यादि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों सी के साथ आपका ई आएगा। ये दोस्तों आप इनके आंसर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ आपको अलग से सीखने को मिला होगा, कुछ अलग पता चला होगा कि कॉलम को कैसे मैच करते हैं। बगैर ऑप्शन के भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं या आपको ऑप्शन को देखकर अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ आपको कॉलम को मैच कीजिए, ए को मैच करने की कोशिश कीजिए कि डी, ई और एफ में से किस में से वो उसकी मैच हो रहा है। अगर दोस्तों आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि वो ई के साथ भी आएगा, एफ के साथ भी आएगा, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला पढ़िए। क्या पता उससे आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कॉलम खुला आपके लिए, वहाँ बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास। और अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बैंक अधिकारी आप देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है। और दोस्तों इसी नाम से हमने ग्रुप बनाया हुआ, ग्रुप है हमारा बैंक अधिकारी ऑफिशियल के नाम से हमारा ग्रुप है। आप उसमें जुड़ सकते हैं। एक दूसरे दोस्तों से आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको, आप अपने क्वेश्चन वहाँ शेयर कर सकते हैं। खासकर हिंदी भाषा की कोशिश करना कि दोस्तों आप हिंदी लैंग्वेज के ही वहाँ पर क्वेश्चन आप डालें, अपडेट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होगी, तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।